नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वारदात की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन आपका वारदात आज 9 साल का हो गया। 9 साल पहले जब वारदात की शुरुआत की थी, तब कोशिश और नीयत यही थी कि आपको आपके आसपास होने वाली हर वारदात से बाखबर रखें, ताकि आप महफूज रह सकें। हमारा वादा है कि यही कोशिश हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो इसी वादे के साथ शुरू करते हैं आज की वारदात, साईं की हवाई फरारी। पाखंड की कब्र पर मौज मस्ती के दिन न जाने कब के ढल चुके हैं। अब तो भक्ति और भरोसे की दीवार कानून की छापेमारी से दरकने लगी है। खुद को खुदा बताने वाले आसाराम सलाखों के पीछे और उनका बेटा नारायण साईं अपने गुनाहों की न जाने किस गुफा में जा छिपा है। जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है और सूरत पुलिस जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करने पर आमादा है। इन जमानत की अर्जी रद्द हुई है, इसका मतलब है कोर्ट ने इतनी लंबी हियरिंग के बाद, केस पेपर्स देखने के बाद ये फैसला दिया है। तो इसका मतलब है प्राइमा फेसाई जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है उसको कोर्ट ने सही माना है और हमारे कागज थोड़े मजबूत हैं उसको भी ध्यान में रखा है। हमारी पूरी कोशिश है, हम उसको पकड़ेंगे। सरेंडर हो उससे पहले हम पकड़ें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। 6 अक्टूबर को नारायण साईं और उसके पिता पर सूरत की 2 सगी बहनों ने बलात्कार का आरोप लगाया था। आसाराम तो उससे पहले ही एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में जेल पहुंच चुके थे। रही बात बेटे की, तो उधर एफआईआर दर्ज हुई, इधर नारायण फरार हो गया। क्या नारायण ने भागने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया? नारायण पर लगे इस आरोप को पुलिस भी नकार नहीं रही, बल्कि इसकी संजीदगी से जांच करना चाहती है। कुछ इनपुट्स ऐसे मिले थे कि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया था। वो इनपुट्स का वेरिफिकेशन होना बाकी है, लेकिन जिन्होंने भी ये इनपुट दिया था वो इसके बारे में काफी कॉन्फिडेंट थे। आशाराम का आध्यात्मिक हेलीकॉप्टर आसमान को छूता था और लैंडिंग के लिए आशाराम ने बकायदा अपने मोटेरा आश्रम में एक हेलीपैड बना के भी रखा था। वैसे में बार बार जांच में ये बात सामने आ रही है कि नारायण ने भागने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया हो सकता है। वैसे में अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जो नारायण साईं की मुसीबतें बढ़ा सकती है। हेलीकॉप्टर से नारायण साईं के परिवार का पुराना नाता है। याद है ना, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एक बार आसाराम बाल बाल बचे थे। उस घटना को आसाराम ने अपने हर प्रवचन में भुनाया। कुछ ऐसे ही कि ये उनकी भक्ति का असर है, जो हेलीकॉप्टर भी बाल बांका नहीं कर पाया। लेकिन अब क्या पता, हेलीकॉप्टर का खेल ही आसाराम के बेटे की मुसीबत और बढ़ा दे। और हाँ, पुलिस को लगता है कि कम्युनिकेशन के इस्तेमाल से नारायण साईं कब तक बचता फिरेगा। नारायण साईं काफी लंबे समय से भाग रहे हैं। उनको एब्सकॉन्डर घोषित किया जा चुका है, उनके ऊपर रिवॉर्ड भी घोषित किया जा चुका है। ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो काफी फास्ट कम्युनिकेशन का मोड उपयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए। 6 अक्टूबर की रात नारायण साईं जयपुर के हनुमान नगर वाले अपने गुप्त अड्डे पर था। उस वक्त उसके साथ उसका करीबी सहयोगी मोहित भोजवानी भी था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद नारायण साईं के बारे में तमाम खबरें आती रहीं। कभी आगरा जाकर किसी पुराने साधक से पनाह मांगने की, तो कभी किसी दूर दराज के इलाके में पहुंचने की। इन सब के बीच ये खबर आई कि उसने अपनी दाढ़ी मूंछ मुड़वा ली है। लेकिन ये तो साफ है कि बगैर किसी मदद के इतने दिनों तक वो फरार नहीं रह सकता। लिहाजा पुलिस की नजर नारायण के मददगारों पर भी है। जो लोग इनके भागने में मदद कर रहे हैं उनको मददगारी का केस बनेगा और जो भी कायदे में प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दरअसल नारायण साईं की अश्लील चौकड़ी के 3 मोहरे। मोहित भोजवानी, जिसका काम लोगों को भड़काना और नारायण को इधर उधर भगाना था। दूसरा नाम मोनिका अग्रवाल का है, जो साईं के लिए लड़कियां सप्लाई करती थी। और तीसरा नाम हनुमान का है, जो नारायण साईं का रसोईया भी है और उसके लिए लड़कियों पर दबाव डालने वाला भी। भोजवानी तो पुलिस के हाथ लग गया, लेकिन मोनिका अग्रवाल और हनुमान का नाम कलंकित करने वाला नारायण साईं का रसोईया न जाने कहां फरार हो गया। अहमदाबाद में गोपी घांगर और सूरत में संजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हवाई फरारी बनने की कोशिश करने वाले नारायण साईं को पकड़ने की
हर मुमकिन कोशिश सूरत पुलिस कर रही है। लेकिन इसी बीच नारायण और उसके पिता आसाराम की अय्याशियों और काले कारोबार के गुप्त तहखाने का पता भी पुलिस को मिल चुका है। आसाराम नारायण साईं के अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में ऐसा गुप्त तहखाना मिला है जिससे कई गड़े मुर्दे अब बाहर निकलेंगे। फंसे हुए चित्त को संसार से हटाने के लिए नारद जी कहते तत् कीर्तनात्, उस तत्व स्वरूप परमात्मा का कीर्तन करो, गुंजन करो, गान करो, नृत्य करो। इनकी अमृत वाणी सुनकर कौन सोच सकता था कि जुबान कुछ और बोलती है, ईमान कुछ और तोलता है। विकारी रस जीव को तुच्छ योनियों में ले जाते हैं। बाप तो बाप, बेटा भी बाप के धर्म की दुकान में खुद को सजा कर बैठ गया। आसाराम के नक्शे कदम पर नारायण साईं भी चला, लेकिन पाखंड का पर्दा उठने लगा तो बाप सलाखों के पीछे पहुंचा और बेटा भगोड़ा घोषित हो गया, सिर पर पूरे 5 लाख रुपए इनाम के साथ। और फिर जांच टीमें पहुंची सीधे आसाराम और नारायण साईं के अहमदाबाद के ऐशगाह में, जिसे ये लोग अपना मोटेरा आश्रम कहते हैं। मोटेरा के आश्रम में कल लेट इवनिंग तक तलाशी हुई है। वहाँ पे 34 हार्ड डिस्क, 2 पेन ड्राइव्स और 1 मेमोरी कार्ड और कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए हैं। ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं या दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी स्क्रूटनी होगी और उससे पहले एफएसएल में भेज के उसका फॉरेंसिक एनालिसिस भी हम लोग कराएंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। बाप बेटे के पाखंड, व्यभिचार और अय्याशी की सच्ची कहानियां तो बहुत आ चुकी हैं। अब उनके मोटेरा आश्रम में एक तहखाने से निकल रही हैं हजारों करोड़ की कमाई का काला चिट्ठा। अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में अपनी काली कमाई छिपाने और अय्याशी का अड्डा जमाने के लिए बाप बेटे ने बाकायदा तहखाने बनवा रखे थे। सूरत पुलिस को इस तहखाने से रुपए, पैसे और प्रॉपर्टी से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले। इस आश्रम के तहखाने में अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। कुछ कमरे तो बाकायदा बाथरूम अटैच्ड बेडरूम की तरह हैं, जिनमें आराम के सारे साधन मौजूद हैं। यहाँ ध्यान और एकांतवास के लिए अक्सर महिलाएं बुलाई जाती थी। तहखाने के एक खास कमरे में आसाराम के रुपए पैसे भी रखे जाते थे। तहखाने से 34 हार्ड डिस्क, 2 पेन ड्राइव, 1 मेमोरी कार्ड और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। आसाराम का मोटेरा आश्रम बिल्कुल साबरमती नदी के किनारे है, लिहाजा तहखाने ऐसे बने हैं कि एक रास्ता बिल्कुल नदी में निकलता है। पुलिस के मुताबिक इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि जरूरत पड़ने पर सीधे नदी के रास्ते भागा जा सके। फिलहाल पुलिस तहखाने के जरिए आसाराम एंड फैमिली के और भी रिकॉर्ड खंगाल रही है, खासकर उस हनुमान के बारे में जो नारायण साईं का रसोइया था और उससे भी ज्यादा लड़कियों का सप्लायर। हनुमान का रोल तो जब वो आएंगे, पकड़ में आएंगे, तभी बता पाएंगे हम लोग, लेकिन इस केस में अभियुक्त के तौर पे हैं और नारायण के काफ़ी नज़दीक का आदमी माना जाता है और जो भी उसकी इस तरह की हरकतें होती थी उसमें मदद करने की रोल है, प्रोटेक्ट करने का रोल है। पुलिस के मुताबिक आसाराम और नारायण साईं के ज्यादातर आश्रम नदियों के किनारे ही बने हैं। इसका एक मकसद नदी से सटे सरकारी जमीन पर कब्जा करना होता था, लेकिन अब दोनों की जिंदगी कानून के कब्जे में है। सूरत से संजय सिंह और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। नारायण साईं पर सूरत की एक लड़की ने बलात्कार का इल्जाम लगाया तो कानून के सामने आने की जगह एक जगह से दूसरी जगह तक उसकी भागम भाग जारी है। लेकिन नारायण का सबसे गंदा चेहरा तो उसकी पत्नी ने ही उजागर कर दिया है। इसे कहते हैं औरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। एक तरफ तो वो सत्संगी का चोला ओढ़कर दुनिया को सदाचार की सीख दे रहा था और दूसरी तरफ उसकी शादीशुदा जिंदगी नाजायज रिश्तों के भंवर में डूब रही थी। इधर वो घूम घूम कर सत्संग और ध्यान का नाटक कर रहा था और उधर उसकी आशिक मिजाजी से आजीज आकर उसकी बीवी कोर्ट में उसके खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल कर रही थी। नारायण साईं की पत्नी शिल्पी उर्फ जानकी ने कहा है कि नारायण साईं कोई धर्मात्मा या संत नहीं, बल्कि वो आशिक मिजाज शख्स है जो सेक्स मैनियक हो चुका है और इस जहनी बीमारी का अंजाम ये है कि पति पत्नी के रिश्तों में ईमानदारी तो दूर, वो हमेशा सत्संग में आने वाली लड़कियों को अपना शिकार बनाने की फिराक में लगा रहता है। नारायण साईं की पत्नी से जो पूछताछ हुई है उस हिसाब से ये इतनी चीजें निकल के आई हैं कि वो उनसे अलग रहती हैं और चूंकि नारायण साईं का दूसरी
स्त्रियों के साथ संबंध था, इस वजह से वो अलग रहती हैं। और उन्होंने एक चीज़ कंफर्म की है कि जमुना से जो बेटा है जमुना का, वो नारायण साईं का ही है। और तो और नारायण साईं को खुद अपनी साधिका जमुना उर्फ भावना पटेल से एक बेटा भी है। शिल्पी उर्फ जानकी के मुताबिक नारायण साईं से शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जल्द ही नारायण साईं की आशिक मिजाजी का सच उसके सामने आ गया। तब उसने अपने पति को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन नारायण साईं ने सुधरने की बजाय उल्टा उसे ही धमकाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर अपनी साधिकाओं और गुर्गों की मदद से वो हमेशा सत्संग में लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता और उसकी इन्हीं आदतों से ऊबकर उसे नारायण साईं से अलग होने का फैसला लेना पड़ा। डाइवोर्स की बात है, मैंने बहुत अभी पहले ही बताया था कि चूंकि नारायण साईं का कैरेक्टर और कंडक्ट ठीक नहीं था, इसकी वजह से उनकी पत्नी उनसे अलग रहती हैं। और डाइवोर्स की बात है, डाइवोर्स अभी हुआ नहीं है, लेकिन दोनों अलग रह रहे हैं, दैट इज अ फैक्ट। दोनों के रिश्ते की ये हालत तब थी जब नारायण साईं और शिल्पी ने एक दूसरे से लव मैरिज की थी। शिल्पी उन दिनों आसाराम के पंचेड़ आश्रम में आती जाती थी और वहीं नारायण साईं से उसे प्यार हो गया। इसके बाद शादी भी हो गई, लेकिन शादी के बाद उसे नारायण साईं की असलियत पता चली। इसके बाद जब आसाराम के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज हुई, उसी दौरान शिल्पी उर्फ जानकी के पिता यानी आसाराम के समधी की भी मौत हो गई। और तब समधी की मैयत में जाने के बहाने आसाराम गिरफ्तारी से बचता रहा, लेकिन अब आसाराम के उसी समधी की बेटी ने अपने पति की पोल खोलनी शुरू कर दी है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संजय सिंह, सूरत, आज तक। नारायण साईं पर कई महिलाओं से बलात्कार और नाजायज संबंध बनाने के आरोप लगे। उसके पिता आसाराम पर भी ऐसे इल्जाम लगे, लेकिन आसाराम पर धोखाधड़ी का एक आरोप कच्छ से आ रहा है, किसानों की जमीन हड़पने का आरोप। याद आई शिल्पी, वही शिल्पी जिस पर आरोप है छिंदवाड़ा आश्रम से एक नाबालिग लड़की को आसाराम तक पहुंचाने का, जिसका आसाराम ने यौन शोषण किया था। वो शिल्पी आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन थी, लेकिन आसाराम उसका इस्तेमाल फर्जी तरीके से जमीन हड़पने के लिए भी करते थे। शिल्पा का नाम दिया है, नारायण साईं का नाम दिया है, तो दस्तावेज में लिखा हुआ है कि 1 एकड़ का 15,000 रुपया ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन हमको एक भी पैसा दिया हुआ नहीं है, बरोबर। और हम तो खेत में से भी खेत मजूर हो गए। आसाराम के इस फर्जीवाड़े की शुरुआत कच्छ के बिट्टा गांव से शुरू हुई, जहां 16 साल पहले आसाराम आश्रम बनाने के लिए पहुंचे। आसाराम ने गांव के 3 भाई देवजी, शंकरलाल और हीरजी मूलजी भानुशाली से 10 एकड़ जमीन ध्यान कुटिया बनाने के लिए मांगी, लेकिन 10 साल बाद किसानों को पता चला कि उस जमीन को आसाराम ने तो अपने नाम करा लिया है। 9 मई 1997 को खेत सर्वे नंबर 368 और 2 में 4 वारिसदारों के नाम दर्ज हो गए। इसमें नाम लिखा है लक्ष्मी बेन आसाराम, नारायण आसाराम, भारती बेन आसाराम और सबसे दिलचस्प चौथा नाम है शिल्पी बेन, वाइफ ऑफ आसाराम। अपनी जमीन खोने वाले किसानों का कहना है कि आसाराम ने 500 रुपए के स्टैंप पेपर पर यह करार लिखवा लिया कि सर्वे नंबर 368 की 10 एकड़ जमीन उन्होंने 7,500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी थी। आसाराम के आध्यात्मिक झांसे में आकर अपना सब कुछ गंवा चुके तीनों भाई अब खेत मालिक से खेत मजदूर बन गए। गिरीश जोशी, कच्छ, आज तक।